अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अपनी इस वीडियो को आगाज़ करने से पहले हम पिछली वीडियो को समराइज़ कर लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एबीजी की इंटरप्रिटेशन में 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 जिसमें यह देखा जाता है कि पेशेंट को एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है। स्टेप 2 जिसमें यह देखा जाता है कि प्राइमरी डिसऑर्डर क्या है, रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। स्टेप 3 जिसमें देखा जाता है कि कंपनसेशन कितनी है, ओवर कंपनसेटेड है या अंडर कंपनसेटेड है, या कंपनसेशन बिल्कुल अकॉर्डिंगली हुई है। कल के एग्जांपल में हमने मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए विंटर्स फार्मूला यूज़ किया था। आने वाली एग्जांपल्स में हम मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एक्यूट रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस के फार्मूलाज भी यूज़ करेंगे। तो आज हम बात करेंगे स्टेप 4 और स्टेप 5 के बारे में, और उसके बाद हम 3 एग्जांपल्स करेंगे जिसमें आपकी जो अब तक आपको नॉलेज मिला है उसका एक छोटा सा एग्ज़ाम होगा। स्टेप 4 में हम एनाइन गैप देखते हैं। अगर पेशेंट को प्राइमरी डिसऑर्डर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो हम उसका एनाइन गैप देखते हैं कि वो हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनाइन गैप देखना, क्योंकि नॉर्मल एनाइन गैप की कॉजेज़ अलग हैं और हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कॉजेज़ अलग हैं। इस तरह मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। So anion gap is equal to cations minus anions, sodium minus chloride plus bicarbonate. Normal anion gap is equal to 10 to 14 और मीन वैल्यू 12 है। अब हम स्टेप 5 के बारे में बात करते हैं, डेल्टा डेल्टा रेशो। डेल्टा डेल्टा रेशो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने ट्रिपल एसिड बेस्ड डिसऑर्डर देखना होता है। मतलब कि जब हमने प्राइमरी डिसऑर्डर डायग्नोस कर लिया, उसके बाद हमने कंपनसेशन में भी एक और डिसऑर्डर डायग्नोस कर लिया, तो थर्ड डिसऑर्डर डायग्नोस करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए हम डेल्टा डेल्टा रेशो करते हैं। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को प्राइमरी डिसऑर्डर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है और वो अंडर कंपनसेटेड है या ओवर कंपनसेटेड है, जैसे रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस या एसिडोसिस भी है, तो हमने थर्ड एसिड बेस्ड डिसऑर्डर देखने के लिए कि क्या हाई एन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस ही है पेशेंट को, या साथ में नॉर्मल एन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस भी है, ये चेक करने के लिए हम डेल्टा डेल्टा रेशो देखते हैं। अभी डेल्टा डेल्टा रेशो आपको कंफ्यूज करेगा, जैसे आप वीडियो देखेंगे तो आपको इसकी कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगी। इसका एक इजी वे है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ जाता है, इसलिए डेल्टा डेल्टा रेशो का निकालना और समझना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका फार्मूला ये है कि चेंज इन एनाइन गैप प्लस बाइकार्बोनेट शुड बी इक्वल टू 24। अगर चेंज इन एनाइन गैप प्लस बाइकार्बोनेट आयन की वैल्यू को सम अप किया जाए और वो 24 की इक्वल आती है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई थर्ड एसिड बेस्ड डिसऑर्डर नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एनाइन गैप 22 है और बाइकार्बोनेट आयन की वैल्यू 14 है, तो डेल्टा डेल्टा रेशो इसका ये हुआ कि 22 माइनस नॉर्मल आयन गैप की वैल्यू 12 है, सो इट इज़ 12 प्लस बाइकार्बोनेट की वैल्यू 14 है, तो 14 22 minus 12 is 10 plus 14, it is equal to 24. So
डेल्टा डेल्टा रेशो हमारे पास 24 आया। इसका मतलब है कि हमारे पास कोई थर्ड एसिड बेस डिसऑर्डर नहीं है। अगर डेल्टा डेल्टा रेशो की वैल्यू लेस देन 24 है, सो इट मीन्स कि हमारे पास एक थर्ड एसिड बेस डिसऑर्डर भी है। लेस देन 24 में कौन सा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्योंकि हमारे पास हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस ऑलरेडी होगा, इसलिए डेल्टा डेल्टा रेशो से थर्ड जो एसिड बेस डिसऑर्डर होगा वो नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। इसी तरह अगर डेल्टा डेल्टा रेशो 24 से ज़्यादा आया है तो इसका मतलब है कि हमारे पास थर्ड एसिड बेस डिसऑर्डर है जो कि मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। अभी हम इस सब को एक दफ़ा समराइज़ कर लेते हैं और आप मुझे ख़ुद बताएंगे कि क्या स्टेप्स हैं। 5 स्टेप्स हैं टोटल, इसलिए अब आपने मुझे बताना है। स्टेप 1 में हम क्या देखते हैं कि पेशेंट को एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है। स्टेप 2 में हम ये देखते हैं कि प्राइमरी डिसऑर्डर क्या है, रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक। स्टेप 3 में हम ये देखते हैं कि कंपनसेशन कितनी है। स्टेप 4 में हम ये देखते हैं कि अगर पेशेंट का मेटाबॉलिक एसिडोसिस है वो हाई एनाइन गैप है या नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। स्टेप 5 में हम डेल्टा डेल्टा रेशो देखते हैं फॉर द थर्ड एसिड बेस डिसऑर्डर। अब हम एग्जांपल नंबर 1 करेंगे। ये एबीजीज हैं। पीएच 7.21, कार्बन डाइऑक्साइड 24, ऑक्सीजन 98, बाइकार्बोनेट 14, सोडियम 129, क्लोराइड 93। अब हम इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ भी साथ लगा लेते हैं। पीएच की नॉर्मल वैल्यू 7.4, कार्बन डाइऑक्साइड की एवरेज वैल्यू 40, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ बिटवीन 80 to 100, बाइकार्बोनेट की मीन वैल्यू 24, सोडियम इज़ बिटवीन 135 to 145 और क्लोराइड 95 to 105। अब इस एबीजी को आप इंटरप्रेट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 में हम क्या देखते हैं कि पेशेंट को एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है। इसकी पीएच 7.21 है विच इज़ लेस देन 7.35। तो ये एसिडिक पीएच है या अल्कलाइन पीएच है? ये एसिडिक पीएच है, सो दिस इज़ एसिडोसिस। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि लाजमी नहीं है कि 7.35 या 7.45 के ऊपर नीचे पीएच की वैल्यू हो तभी उसको एसिडोसिस या अल्कलोसिस हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है और साथ उसकी कंपनसेशन का लंग्स करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करके और पीएच वो नॉर्मल ले आती हैं। तो आपने पीएच को देख के ये डायग्नोज नहीं करना कि ये नॉर्मल एबीजी हैं जब तक आप पूरे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ नहीं देख लेते। अब स्टेप 2। स्टेप 2 में हम क्या देखते हैं कि प्राइमरी डिसऑर्डर क्या है। अब इस पेशेंट में एसिडोसिस है। एसिडोसिस दो टाइप्स के हो सकते हैं, या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, अगर बाइकार्बोनेट कम है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। हमारे पेशेंट में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 24, जो कि लो है। क्या लो कार्बन डाइऑक्साइड से एसिडोसिस हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये पॉसिबिलिटी रूल्ड आउट हो चुकी है। अब हमारे पेशेंट में बाइकार्बोनेट कितने? 14, जो कि नॉर्मल वैल्यू से लो है। क्या लो बाइकार्बोनेट से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है? हो सकता है। सो दिस इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब स्टेप 3। स्टेप 3 में हम ये देखते हैं कि कंपनसेशन कितनी है। जैसा कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, इसमें कंपनसेट लंग्स करेंगे। लंग्स कैसे कंपनसेट करेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस को? कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करेंगे। अब कितनी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल होनी चाहिए ये हम विंटर्स फार्मूला लगा के एक्सपेक्टेड कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू से बताएंगे। एक्सपेक्टेड कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1.5
into bicarbonate ion plus 8 plus minus 2, 1.5 into bicarbonate की वैल्यू 14 है plus 8 plus minus 2. So 1.5 into 14 is 21. 21 plus 8 plus minus 2. 31 plus minus 2. So जो रेंज हुई एक्सपेक्टेड कार्बन डाइऑक्साइड की वो है 29 to 33. सो हमारे पेशेंट की कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है 24. इसका मतलब है कि हमारे पेशेंट ने की एक्सपेक्टेड जो वैल्यू थी 29 और 23 उससे काफ़ी ज़्यादा लो है. इसका मतलब है पेशेंट ने जितनी एक्सपेक्टेड थी उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल की है, जिसकी वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड 24 है जो कि लो है. तो इसका मतलब हुआ ज़्यादा एक्सेल करने का क्या मतलब है? इट मीन्स द सेकेंड डिसऑर्डर इज़ रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस. अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड 33 से ज़्यादा होती, 35 तक होती, तो इसका मतलब है कि पेशेंट को जितनी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करनी थी उतनी नहीं की, तो उस केस में ये रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होता. सो अप टिल नाउ वी हैव मेटाबॉलिक एसिडोसिस प्लस रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस. अब हम स्टेप 4 से ये देखेंगे कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस हाई एनायन गैप है या नॉर्मल एनायन गैप है. सो एनायन गैप इज इक्वल टू सोडियम माइनस क्लोराइड प्लस बाइकार्बोनेट. हमारे पास सोडियम की क्या वैल्यू थी 129, क्लोराइड 93, बाइकार्बोनेट 14. सो 129 माइनस 93 प्लस 14, 129 minus 93 plus 14, 7, 10, 107. 129 minus 107, 2, 2, 22. So anion gap हमारे पास आया 22. Normal anion gap is 10 to 14 और 12 और हमारे पेशेंट का anion gap कितना है 22. So this is high anion gap metabolic acidosis. So up till now we know that we have a high anion gap metabolic acidosis plus respiratory alkalosis. अब हम स्टेप 5 में ये देखेंगे कि इन दो डिसऑर्डर्स के अलावा कोई थर्ड एसिड बेस्ड डिसऑर्डर है या नहीं. डेल्टा डेल्टा रेशो शुड बी इक्वल टू 24. सो इसका फॉर्मूला है चेंज इन एनायन गैप प्लस द वैल्यू ऑफ द बाइकार्बोनेट आयन which is R anion gap minus normal anion gap plus bicarbonate ion. हमारे पेशेंट का anion gap 22, normal anion gap is 12 और bicarbonate की वैल्यू 14. So 22 minus 12 plus 14. 22 minus 12 is 10 plus 14. 10 plus 14 is 24. So हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 24 ही आई है. तो इसका मतलब है कि देयर इज नो थर्ड एसिड बेस डिसऑर्डर. कंक्लूजन. तो इस एबीजी की इंटरप्रिटेशन में क्या आया? अ हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस प्लस रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस. अब तक के लिए इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करके अपना ओपिनियन शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मज़ीद प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे ताकि आपके इस कॉन्सेप्ट में मज़ीद ग्रिप हो और आप जब भी एबीजीज देखें तो आपको इंटरप्रेट करने में ज़्यादा मुश्किल ना हो.